दोस्तों आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। आप देखते हो कि बाजार में भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और सुबह से ही देखते हो शुरुआत ही 500 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी और बाजार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर रहा है। लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है बीएसई सेंसेक्स में। अब बंधन बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट आज हुई है। आगे की क्या संभावना है, तो यहाँ पे एफ एंड ओ में बैन लग चुका है। इसके अलावा देखें तो कुछ सेल के टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। तो क्या बंधन बैंक से इस समय निकल जाना चाहिए या फिर क्वार्टर फोर के बाद एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जेफरीज ने बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट दिया है, यानी जेफरीज के हिसाब से स्टॉक 100 हो सकता है। तो क्या इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी का यह सही मौका है? क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्वार्टर फोर की संभावना कैसी रह सकती है और क्या बाद में एक शानदार तेजी आएगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बंधन बैंक की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि आज 174 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.99% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वैसे तो आप देख सकते हो कि स्टॉक 172 तक भी गया, लेकिन वहाँ से रिकवर हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। जो गिरावट जितनी बड़ी थी उतनी नहीं रही है, ये अच्छी बात है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में है। 8 अप्रैल को देखते हो कि 184 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 6.3% की बड़ी गिरावट हुई। 9 अप्रैल की बात करें क्लोजिंग 182 के आसपास रही, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। 10 अप्रैल को फ्लैट क्लोजिंग थी 182 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 12 अप्रैल को स्टॉक 182 के आसपास ही क्लोजिंग थी, जहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन में क्लोजिंग हुई क्योंकि 0.2% की मामूली सी तेजी थी। लेकिन 15 अप्रैल को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, स्टॉक 175 के आसपास आ गया 3.8% की गिरावट के साथ, और आज 1% की फिर से गिरावट हुई है। तो स्टॉक लगातार दबाव में है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि 11 स्टॉक को एफ एंड ओ में बैन कर दिया गया है 16 अप्रैल आज से। तो देख सकते हो इसमें बंधन बैंक शामिल है, इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज, GNFC, इस तरह से कुछ स्टॉक है जिनको यहाँ पे बैन किया गया है। तो 95% की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसको क्रॉस किया है, इस वजह से एफ एंड ओ में बैन लगा दिया गया है। अब एफ एंड ओ में इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल आप इक्विटी के माध्यम से ट्रेड कर पाएंगे। आप इसमें शेयर ले सकते, बेच सकते हैं, लेकिन आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसमें काम अब नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, बंधन बैंक में सेल की यहाँ पे कॉल दी गई है, यानी आपको स्टॉक में सेल करना चाहिए। इसमें गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और स्ट्रक्चर बना वीक है। तो रजिस्टेंस इसका 182 के आसपास है। इसको ब्रेक किया तो 185 से 187 तक जाने की संभावना है। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें आपको इस गिरावट की संभावना दिख रहा है। अगर 182 को पार कर गया तो फिर 127 तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल से अगर आप इसमें आप स्टॉक को शॉर्ट करते, आप यहाँ पे सेल करते, तो ये स्टॉक 164 तक जाने की यहाँ पे इसकी संभावना है। तो आप देख लो कि 176 के आसपास इसको शॉर्ट करना चाहिए। 164 164 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना चाहिए 184 का। तो 184 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी करेंगे। कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय सेल की राय दे रहे। तो यहाँ पे जो गिरावट का माहौल बना, MD और CEO चंद्रशेखर घोष जो है उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है और अपने वो पोस्ट पे अब नहीं रहना चाहते, जबकि उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन वो चाहते कि वो अपने पोस्ट पे इस समय न रहे। उसने एक पूरा माहौल निगेटिव किया और इससे सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दिए। फिलहाल 9 जुलाई 2024 तक ही उनका करंट टेन्योर है। उसके बाद में अब वो रीअपॉइंटमेंट उन्होंने मना कर दिया, तो आप समझ सकते हो वो यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बंधन बैंक की शुरुआत एक NGO के रूप में हुई थी और बाद में इसको NBFC का दर्जा मिला और NBFC से यह एक बैंक बड़ी, तो काफ़ी बड़ा इसने अचीवमेंट किया है। और छोटे छोटे लोन इन्होंने बांटे हैं गरीब लोगों को, ऐसे लोन जो यहाँ पे किसी कोई बैंक उनको लोन नहीं देते, ऐसे लोगों को लोन देके ये बंधन बैंक ऊपर आई है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि माहौल थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा का कहना है कि स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 180 से 160 के लेवल के आसपास स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको इसमें खरीदारी की संभावना देखनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये
स्टॉक अपसाइड मूवमेंट पकड़ा तो ये 200 फिर 210 के टारगेट दिखा सकता है, यानी इसके अंदर संभावना पॉजिटिव बन सकती है। और फिर जो नए टारगेट बनेंगे वो 250 तक के, यानी आने वाले समय 250 का टारगेट दिखा सकता है। तो 180 से 160 की रेंज क्या है, उसको रेंज को तोड़ते ही ये 250 का टारगेट दिखा सकता है, संतोष मीना का कहना है। यानी उनके हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। वैसे ग्लोबल ब्रोकेज हाउस जेफरीज ने यहाँ पे इसकी सेल की रेटिंग दी है। उन्होंने इसका जो टारगेट है उसको अंडर परफॉर्म कर दिया और टारगेट 170 का रखा है। और देख सकते हो कि इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर है पिछले। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीडरशिप की। फिलहाल जब तक बैंक को कोई मजबूत यहाँ पे एमडी न मिले तब तक बैंक में दबाव रहेगा, लेकिन जैसे अच्छे एक एमडी की यहाँ पे फिर से हाथ में कमान आ जाएगी, वैसे इसमें तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अगर हम बात करें Q3 की तो काफ़ी शानदार था। रिवेन्यू 2.39 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 51.79% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 732 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 152% की ईयर बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.7% रहा, जहाँ पे 66.13% की ईयर बेसिस पे हमें शानदार बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट था, और Q4 भी अगर बेहतर होगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 83.10 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.42% की तेजी देखने को मिली। सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार में आज आधा % के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में सकते हो कि आधा % के आसपास की गिरावट थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में, लेकिन यहाँ पे हमने आधा % के आसपास की तेजी देखी, यानी स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो, 8 अप्रैल को स्टॉक 82.50 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 9 अप्रैल की बात करें तो 82.15 के आसपास स्टॉक आ गया 0.4% की गिरावट के साथ, लेकिन 10 अप्रैल को स्टॉक फिर से दौड़ा 84.70 के आसपास आ गया 3.1% की शानदार तेजी के साथ। 12 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 84.35 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 15 अप्रैल को स्टॉक 82.75 के आसपास है, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई, लेकिन आज फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी स्टॉक एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जेफरीज ने इसमें बाय की रेटिंग दे दी और इन्होंने 100 का टारगेट दे दिया, जिसने पूरा एक माहौल बदल दिया आज। जेफरीज का कहना है कि कंपनी का डिपॉजिट फ्रेंचाइजी काफ़ी अच्छा कर रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और कंपनी के जो बिजनेस है इस समय जो मल्टीपल लेवल पे बिजनेस देखे तो उसकी क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है, और इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, यानी उनके हिसाब से ROE काफ़ी ठीक लग रहा है। और जेफरीज का कहना है कि स्टॉक 100 तक जा सकता है। तो कुल मिला के देख सकते तो जेफरीज के इस कॉल की वजह से पॉजिटिव माहौल बना और जल्दी 100 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ देखें तो प्रोग्रेसिव शेयर के आदित्य गगर के हिसाब से भी इसने खरीदारी की सलाह है, और उन्होंने का कहना है कि 6 से 9 महीने में स्टॉक 104 से 124 का टारगेट दिखा सकता है, यानी काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। आदित्य गगर का कहना है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और जो चार्ट पैटर्न में भी लग रहा है कि स्टॉक में एक संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और इसीलिए इस समय खरीदारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के NPA में कमी आई है। आप देखो कि जो ग्रॉस NPA है वो Q3 के पहले 2.96% था, जो कम होकर 2.04% आया Q3 में। इसके अलावा नेट NPA में भी कमी है, 1.03% था Q2 में, जो Q3 में 0.68% के आसपास आ गया। तो काफ़ी बड़ा NPA कम किया है, और ये सबसे बड़ी जीत है। और ऐसे में एक अच्छा मौका है कि आप IDFC फर्स्ट बैंक में इस समय खरीदारी करें। आने वाले समय IDFC फर्स्ट बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।